Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our fourth chapter, distribution of oceans and continents. So today I am going to describe the forces which is responsible for the movement of plates. Let me take the topic, force for the plate movement. आखिर वो कौन से फोर्स हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा सॉलिड पार्ट मूव कर सकता है? आखिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे रीजन क्या है? So students, at the time that Wagner proposed his theory of continental drift, most scientists believed that Earth was a solid, motionless body. जिस समय वैगनर ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी 1912 में, उस समय तक बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो बिलीव करते थे कि अर्थ सॉलिड है और मोशनलेस बॉडी है, किसी तरह का मूवमेंट इसमें नहीं होता. However, concepts of sea floor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless, but they are dynamic. लेकिन जब कॉन्सेप्ट आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग का और यूनिफाइड थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक की, जब ये एम्फेसाइज हुई तो इन दोनों ने मिलकर के ये जो व्यूज थे साइंटिस्ट के, इनको बदल डाला. अब नए व्यूज क्या आए कि अर्थ का इंटीरियर भी स्टैटिक नहीं है और अर्थ का सरफेस भी स्टैटिक नहीं है. दोनों ही कैसे हैं? मोशन वाले हैं, डायनामिक हैं. ये मोशनलेस नहीं है बल्कि कैसे हैं? डायनामिक है. तो स्टूडेंट्स, द फैक्ट दैट द प्लेट मूव्स इन अ नाउ, अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट. The mobile rock beneath the rigid plate is believed to be moving in a circular manner. But what are the reasons behind this motion, this dynamism? Students, the heated material rises to the surface, spreads and begins to cool, and then shrinks back into deeper depth. हमने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा है. रॉक साइकिल क्या है? ये एक सिस्टम है. इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, 3 तरीके की रॉक्स होती हैं और इन तीनों का फॉर्मेशन जो है डिफरेंशिएटिव मैनर में होता है और इसका एक साइकिल बनता है. नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में और अच्छे से डीपली नॉलेज लेंगे. तो पहले क्या होता है? पहले मटेरियल गर्म होता है, वोल्केनिक इरप्शन के जरिए बाहर आता है, फैलता है, ठंडा होता है और फिर उसके बाद अर्थ के अपर मूवमेंट के कारण ये वापस से अंदर चला जाता है. So this cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convectional cell or convective flow. ये जो सिस्टम है, ये जो साइक्लिंग मैनर है रॉक्स का, ये रिपीट होता रहता है और इसी को साइंटिस्ट कहते हैं कन्वेक्शनल सेल या फिर कन्वेक्टिव फ्लो. हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज. अंदर की हीट 2 तरीके से बाहर आने की कोशिश करती है. एक तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से और दूसरी रेसिडुअल हीट. तो स्टूडेंट्स, आर्थर होम्स फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया इन 1930s, which later influenced Harry Hess thinking about the sea floor spreading. ये आइडिया जो है 1930 में आया था और तब हैरी हेस ने सोचना शुरू किया इसके बारे में, सी फ्लोर के स्प्रेड के बारे में. The slow movement of hot, softened mantle that lies below the rigid plate is the driving force behind the plate movement. और क्या आइडिया इमर्ज हुआ कि हमारा पूरा एंटायर अर्थ जो है वो लेयर्ड है, राइट? और हमारा क्रस्ट जो है ये सॉलिड मटेरियल लिक्विड मेंटल के ऊपर फ्लो कर रहा है क्योंकि अंदर की हीट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और जब वो कोशिश करती है तो वो हीट जो है इसमें मोशन क्रिएट करती है. होप गाइस अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. अब जरा हम इसका मोशन समझें भी. तो लेट मी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. मोशन कहाँ समझे, किस पर समझे? अपने ही कॉन्टिनेंट पर, एशिया कॉन्टिनेंट पर, और उसमें भी अपने ही देश पर, इंडिया पर.
इंडियन प्लेट का जो आज का पोजीशन है, आज ये इंडिया लैंडमास जो है बेटा, वो अर्लियर इसी जगह पर नहीं था। माना जाता है ये लैंडमास इक्वेटर के भी बहुत नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में था और इसको बहुत लंबा समय लगा है इस पोजीशन में आने में, इस 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आने में। तो स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स peninsular India and the Australian continent portion. The subduction zone along the Himalaya forms the northern plate boundary in the form of continent convergence. आपको पता है हमारा जब इंडिया पहली बार बन रहा था, तो जैसा आज इंडिया नजर आता है, इसके जो 3 मेजर फिजियोग्राफी नजर आती हैं, पेनिनसुला, माउंटेन, प्लेन, सारे नहीं थे, सिर्फ नीचे का पेनिनसुला था। और जहां पर आज हिमालय है, इसके बीच में, पेनिनसुला और हिमालय के बीच का जो जोन है, उसे सबडक्शन जोन कहते हैं। ये सबडक्शन जोन क्या है? मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। 2 प्लेट्स आमने सामने की तरफ मूव कर रही हैं। तो इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू राकियोमा। ईस्ट में इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है बेटा? राकिनयोमा तक। और ये माउंटेन कहाँ है? म्यांमार में। एंड टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। आइलैंड आर्क जावा ट्रेंच तक। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया in the form of an oceanic ridge in SW Pacific, Southwest Pacific. अगर आप अपनी एटलस निकालें और अपने उसमें एटलस में वर्ल्ड मैप देखें, तो आपको साफ साफ क्लियरली ये सारा सिस्टम समझ में आएगा। हम जिस ईस्टर्न मार्जिन की बात कर रहे हैं, हम जिस जावा ट्रेंच की बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि हमारा इंडियन प्लेट जो है, इसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में हुआ। और इसका ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा हिस्सा और ओशनिक रिज वाला हिस्सा, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो द वेस्टर्न मार्जिन फॉलो किरथर माउंटेन। वेस्टर्न मार्जिन इसका कौन सा है? किरथर माउंटेन, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग द मकराना कोस्ट एंड जॉइंस द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम रेड सी। Drift southeastward along the Chagos archipelago. ये इसका वेस्टवर्ड एरिया है। Students, the boundary between India and Antarctica plate is also marked by oceanic ridge. इंडिया और अंटार्कटिका के बीच की जो बाउंड्री है, वो ओशनिक रिज से मार्क होती है। जिस तरीके से ईस्टर्न बाउंड्री पैसिफिक रिज से मार्क हो रही थी, उसी तरीके से ये हमारा इंडियन प्लेट जो है, इस पर इंडियन ओशियन भी है और ये कॉन्टिनेंटल हिस्सा भी है। समझ रहे हैं? तो दिस इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री। एक तरफ ये ऊपर वाला इंडियन प्लेट और दूसरी तरफ अंटार्कटिका प्लेट। दे मूव्स डाइवर्जिंग एंड दे मूव्स रफली इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन का मूव है, तो अंटार्कटिका प्लेट वेस्ट की तरफ और इंडियन प्लेट ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है इनटू द स्प्रेडिंग साइड अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड। किस तरफ मूव कर रहा है? न्यूजीलैंड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशियन। इंडियन कोस्ट जो है वो लार्ज आइलैंड है, बहुत बड़ा लैंड एरिया है। द टेथिस सी सेपरेटेड इट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। और टेथिस सी जो है, वो इंडियन लैंडमास को एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर रहा था टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? आज से 225 मिलियन साल पहले की। इंडिया सपोज्ड टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि मूवमेंट कब से शुरू हुआ है। तो इंडिया का मूवमेंट इस नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आज से 200 मिलियन ईयर्स साल पहले शुरू हुआ। एट द टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोक। कब शुरू हुआ? जब
पेंजिया ब्रोक होकर के गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में डिवाइड हुआ. इंडिया कोलाइड विद एशिया अबाउट 4 to 50 million years ago, causing rapid uplift of the Himalaya. इंडिया जो है वो एशिया में कोलाइड हुआ और इसके वजह से जो टेथिस सी है उस पर डिपोजिशनल एक्टिविटी के बाद में अपलिफ्टमेंट हो गया. एंड द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 million years till the present are shown in the figure. यहाँ पर 71 million years से लेकर के अब तक का सारा सिस्टम देखो आपको इस फिगर में दिखाया है. अगर हम लोग 71 million years पहले की बात करें तो इंडिया देखो इक्वेटर से कितना नीचे साउथ में है. फिर आज से 55 million years पहले ये ऊपर आ गया, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा जो था उसने क्रॉस कर लिया नॉर्दर्न हिस्से ने पेनिनसुला के, इसको इक्वेटर को. फिर 38 million years पहले बहुत बड़ा हिस्सा इक्वेटर के काफी ऊपर आ गया. और अगर हम अभी 10 million years साल की पहले की बात करें तो इसका पोजीशन 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड से 37 डिग्री 4 लैटिट्यूड तक सिचुएटेड है. राइट. तो ये है इंडिया की प्लेट जर्नी. It shows the position of Indian subcontinent and the Eurasian plate about 140 million years before the present. The subcontinent was located as south as 50 degree south latitude. हमारा जो अर्लियर पोजीशन था इंडिया का 50 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड तक था. And the two major plates were separated by Tethys Sea and the Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. दो लैंडमास सेपरेटेड थे, बीच में टेथिस सी, एक तरफ यूरेशियन और एक तरफ इंडियन प्लेट, और बीच में इनको सेपरेट करने के लिए क्या था, टेथिस सी था. धीरे धीरे ये टेथिस सी डिपॉजिट होने लगा और यहाँ पर तिब्बतियन ब्लॉक जो है वो बिल्डअप हो गया. सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट towards the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava. अब जब यूरेशियन प्लेट की तरफ इंडियन प्लेट मूव कर रहा था तो एक मेजर इवेंट हुआ, और वो इवेंट क्या था, लावा का आउटपोर होना. और उस जगह पर क्या आउटपोर होकर के तैयार हुआ, डेक्कन ट्रैप. एंड दिस स्टार्टेड, डेक्कन ट्रैप वही वाला है जहां पर महाराष्ट्र है एट प्रेजेंट. दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 million years ago. और ये लावा आउटपोरिंग का सिस्टम आज से 60 million years साल पहले हुआ था एंड कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहा. So students note that the subcontinent was still close to the equator from 40 million years ago, and thereafter the event of formation of Himalaya took place. यहाँ बहुत बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि 40 मिलियन साल से लेकर के अभी तक हम लोग इक्वेटर के आसपास हैं, सिर्फ 8 डिग्री अबव है. और हिमालय जो है आज भी अपने फॉर्मेशन में है. And scientists believe that the process is still continuing and the height of Himalaya is rising even to this day. और 40 मिलियन साल पहले जो हिमालय बनना तैयार हुआ था टेथिस के डिपोजिशन पर, इसके हाइट में अभी भी अपलिफ्टमेंट जारी है, ये बढ़ रहा है. और एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट. माना जाता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले 8,848 मीटर थी और आजकल साइंटिस्ट मानते हैं कि इसकी ऊंचाई बढ़ करके 8,850 मीटर हो गई है. स्ट्रेंज ना, बट इट्स ट्रू. ऐसा हो रहा है क्योंकि आज भी ये मूवमेंट लगातार हो रहा है, ये मोशन, ये डायनामिक सिस्टम आज भी है. और इस डायनामिज्म की वजह से जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब मूव कर रही है तो ये हिमालय को अपलिफ्ट भी कर रही है. So hope you guys understand entire term very well. Right students? सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा अब तक आपको. हमने मूवमेंट की बात कर ली, हमने बता दिया आपको कि आज से 140 मिलियन ईयर्स पहले कि अगर हम बात करें तो इंडिया जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे आज है उस जगह पे नहीं था. इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ट्रू है. It's a real fact.
Earlier, the Indian landmass is at the position of 50 degrees southern latitude, and now it's having the position nearby the equator, and it's situated in the northern hemisphere, and it's just only 8 degrees far from equator, right? And this entire concept show that the theory is unrealistic, it's true. Hope guys you understand entire term well. Now thank you and have a nice day.